नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आज मैंने भारतीय दंड संहिता से चोरी टॉपिक को लिया है, जिसको इंग्लिश में थेफ्ट बोलते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि चोरी क्या है और चोरी के आवश्यक तत्व क्या हैं और चोरी के लिए भारतीय दंड संहिता में क्या दंड प्रावधान है। चलिए आइए बात करते हैं सेक्शन 378 यानी कि चोरी पर। धारा 378 चोरी के बारे में बताती है और इसकी परिभाषा क्या है, चलिए आइए पढ़ लेते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले लेने के आशय से हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसी व्यक्ति को जो चल संपत्ति हो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से, यानी जिस पर कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का हो, उसके कब्जे से उसकी सम्मति के बिना हटाता है या उसका स्थान परिवर्तित करता है, तो ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है। चलिए आइए हम देख लेते हैं कि अब चोरी के आवश्यक तत्व क्या है। ठीक है, तो इसमें पहला है कोई चल संपत्ति। तो चल संपत्ति का तात्पर्य होता है, देखिए पहले को बता दूं कि चल संपत्ति को भारतीय दंड संहिता के धारा 22 में परिभाषित किया गया है कि चल संपत्ति क्या है। चल संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सके, यानी जो संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई व्यक्ति या कई व्यक्ति मिलके उस संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चले जाएं या उसका स्थान परिवर्तित कर सकें। ठीक है, तो यह संपत्ति चल संपत्ति कहलाती है। तो चोरी सदैव चल संपत्ति की ही हो सकती है। अब हम बात करते हैं अचल संपत्ति क्या होती है। अचल संपत्ति ऐसी होती है जो भूमि से या ज़मीन से स्थायी रूप से जुड़ी हो। ठीक है, तो जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना असंभव हो, तो ऐसी संपत्ति होती है अचल संपत्ति। तो ये धारा कहती है, धारा 378, कि चोरी हमेशा चल संपत्ति की ही हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अचल संपत्ति को भी चल संपत्ति में परिवर्तित करके उसकी चोरी हो सकती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं कि एक बड़ा सा वृक्ष है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में है या वह वृक्ष उस व्यक्ति की ज़मीन पे लगा हुआ है। वृक्ष अचल संपत्ति में आता है क्योंकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना असंभव है। लेकिन अगर कुछ व्यक्ति मिलके, अगर कोई एक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति मिलके उस वृक्ष को ज़मीन से उखाड़ देते हैं या उसको ज़मीन से काट देते हैं, तो जैसे ही उसको काट दिया, जैसे ही वो भूमि से अलग हुआ, तो वो अचल संपत्ति से चल संपत्ति बन जाएगा। तब कह सकते हैं कि हाँ, चल संपत्ति की चोरी हुई है। मतलब जैसे ही उसने उसको परिवर्तित किया, उसको काट के भूमि से अलग किया, जो उसका स्थायीपन था उसको हटा दिया। ठीक है, वैसे ही वो अचल संपत्ति से चल संपत्ति बन गया। अब अगर उसको लेके जाएगा तो कहा जाएगा कि हाँ, वृक्ष की चोरी हुई है, वृक्ष को काट की चोरी हुई है, जिसको अचल संपत्ति से चल संपत्ति में परिवर्तित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह अचल संपत्ति को चल संपत्ति में परिवर्तित करके चोरी हो सकती है। और चोरी चल संपत्ति की डेफिनेशन भारतीय दंड संहिता की धारा 22 में बताई गई है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, किसी व्यक्ति के कब्जे में हो। मतलब कि जिस संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा रहा है वह संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो। मतलब वो कोई ऐसी संपत्ति ना हो जिस पे किसी का अधिकार ना हो, उस पर या तो राज्य का या फिर किसी व्यक्ति विशेष का उस पर अधिकार होना जरूरी है। वह वस्तु किसी कब्जे में हो या उस पर किसी का अधिकार हो, और फिर उस संपत्ति को अगर कोई व्यक्ति लेके जाता है तो कहा जाता है कि उसने चोरी की है। अब इसमें थर्ड पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें है कब्जेधारी की सम्मति के बिना। यानी अगर कोई चल संपत्ति जो किसी व्यक्ति के कब्जे में है उसको उस कब्जेधारी की सम्मति के बिना, मतलब उससे बिना पूछे या उससे बिना ही ये कहे कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, कोई व्यक्ति अगर उसकी संपत्ति को, चल संपत्ति को अगर लेके जाता है उसकी सम्मति के बिना,
तो ये कहा जाता है कि उसने उस सामान की चोरी की है। ठीक है, तो इसमें भी हम आगे और पढ़ेंगे कि संपत्ति कैसे होती है। ठीक है, और संपत्ति के प्रकार भी क्या हैं। और फोर्थ पॉइंट है बेईमानी पूर्ण आशय। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, जो ये बेईमानी पूर्ण आशय है, ये धारा 24 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में इसको परिभाषित किया गया है। बेईमानी पूर्ण आशय ये भी हम अभी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, कि क्या होता है। हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, संपत्ति को हटाया जाना। यानी जिस चल संपत्ति को किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सम्मति के बिना हटाया जाता है या उसका स्थान परिवर्तित किया जाता है, तो यह चोरी होता है। संपत्ति को हटाया जाना मतलब उसका स्थान बिना पूछे या बिना उस कब्जेधारी को बताए उसका स्थान वहाँ से हटा के कहीं और रख देना या उठा के कहीं और लेके जाना। जैसे स्थान परिवर्तित हुआ वो चोरी की परिभाषा के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं धारा 22 देख लेते हैं, जिसमें ये देखिए धारा 22 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 22 के अनुसार चल संपत्ति शब्दों से यह आशयत है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध से किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी वस्तु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाई जा सके और मूर्त अवस्था में हो, ठीक है, तो वह चल संपत्ति है और उसकी चोरी हो सकती है। परंतु अगर कोई वस्तु जो जैसे भूमि है, तो भूमि तो अचल संपत्ति है। ठीक है, भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना असंभव है। और उसके अलावा ऐसी कोई वस्तु जो भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हो, ठीक है, जिस वस्तु को भूमि से स्थायी रूप से जोड़ा गया हो, तो वह भी अचल संपत्ति आती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कोई वृक्ष है वो अचल संपत्ति है, लेकिन अचल संपत्ति को चल संपत्ति में परिवर्तित करके चोरी कर सकते हैं या चोरी की जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गया धारा 22 का विवरण। अब हम बात करते हैं, ये देखिए, केवल ऐसी संपत्ति ही चोरी योग्य है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो। कब्जा विहीन संपत्ति चोरी योग्य नहीं होती है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि वही वस्तु चोरी योग्य होती है या कहा जाएगा कि उस वस्तु की चोरी हुई है जो वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, किसी व्यक्ति के कब्जे में हो या फिर राज्य के कब्जे में हो, उस पर किसी न किसी का अधिकार होना आवश्यक है। अगर उस पर किसी का अधिकार नहीं है और ऐसी वस्तु को अगर कोई व्यक्ति लेके जाता है, तो ये चोरी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें एक और पॉइंट देख लिए, सेकंड पॉइंट, उन्मुक्त प्राणी किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं होता है, वह चोरी योग्य है। स्वतंत्र जल में विद्यमान मत्स्य उन्मुक्त प्राणी है, अतः वह चोरी योग्य नहीं है और वे चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई जानवर या ऐसा कोई पशु है जिस पे किसी का अधिकार नहीं है, ना ही राज्य का और ना ही किसी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति उसको लेके जाता है, उठा के लेके या चला के लेके, तो वह चोरी नहीं कही जाएगी। इसी प्रकार स्वतंत्र पानी में, मतलब कि जो ऐसा पानी जलधारा हो जिस पे किसी का अधिकार नहीं है, अगर उसमें से कोई व्यक्ति अगर मछली पकड़ता है या मछली निकाल के लेके जाता है, तो वह चोरी की परिभाषा में नहीं आएगा। किंतु अगर ऐसा कोई तालाब हो जिस पे किसी व्यक्ति का अधिकार है, जैसे मान लीजिए तालाब किसी व्यक्ति के कब्जे में है, उसकी वो निजी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर उसमें से अगर कोई व्यक्ति मछली निकालता है या मछली पकड़ता है तो और लेके जाता है, तो यह चोरी के अपराध की परिभाषा में आएगा, क्योंकि वह तालाब किसी व्यक्ति के कब्जे में है और उसने वहाँ मछली पकड़ने की उससे परमिशन या उसकी आज्ञा नहीं ली है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने उसकी सम्मति के बिना वहाँ से मछली पकड़ी है और वह तालाब किसी व्यक्ति के कब्जे में था। ठीक है, तो यह चोरी की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं धारा 24 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार जो भी किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करता है, वह उस कार्य का बेईमानी से किया जाना कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को लाभ हो, ठीक है, और या फिर किसी अन्य व्यक्ति को उस कार्य से हानि हो और वह ऐसा कार्य गलत ढंग से करता है,
ठीक है। अगर वो लीगल वे नहीं है, इलीगल वे है और उससे किसी को फ़ायदा या किसी को नुकसान हो रहा है, तो ये कहा जाता है कि ये कार्य बेईमानी पूर्वक आशय से किया गया है। तो ये धारा 24 बेईमानी पूर्वक आशय को बताती है। इसका मतलब है बेईमानी पूर्वक आशय का विवरण या उसकी परिभाषा धारा 24 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए, सहमति के बिना चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से हटाया जाना चोरी गठित करता है। सहमति के अधीन संपत्ति को हटाया जाना चोरी गठित नहीं करता है। सहमति के अधीन संपत्ति को हटाया जाना चोरी नहीं है। सहमति प्रत्यक्ष या विवक्षित हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर कोई चल संपत्ति है और कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से जो उसका कब्जाधारी है या जिसके कब्जे में है, उससे अगर उसकी सहमति लेके वह संपत्ति लेके जाता है, तो कहते हैं कि ये चोरी का अपराध नहीं हुआ है। यहाँ पे कब्जाधारी ने अपनी सहमति दे दी है कि हाँ तुम ये संपत्ति लेके जा सकते हो। या अगर उस व्यक्ति ने कब्जेधारी से सहमति प्राप्त नहीं की है और धोखेवश या बेईमानीपूर्ण आशय से या उसको बिना बताए वह चल संपत्ति को अगर लेके जाता है, तो कहा जाता है कि उसने उसकी सम्मति नहीं ली है, यह चोरी का अपराध गठित करता है। किंतु सहमति प्रत्यक्ष या विवक्षित हो सकती है। इसका कहने का मतलब है, देखिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सहमति प्रत्यक्ष या विवक्षित क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने किसी मित्र से कहता है कि ये मेरी कार की चाबी लो और इसको ले आके अपने घर पे खड़ी कर लो, मैं तो उसे बाद में ले लूँगा, ठीक है, अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने अपने मित्र को प्रत्यक्ष सहमति दी है, वो कहा कि इस कार को आप लेके जा सकते हैं, और वह व्यक्ति उस कार को ले जाके अपने घर पे खड़ी कर लेता है। ठीक है, यह तो होगी सहमति यानी प्रत्यक्ष सहमति। अब बात करते हैं विवक्षित सहमति क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इनडायरेक्ट में बोल देता है, क्या देखो मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर मैं शाम तक नहीं लौटता हूँ तो ये कार को तो अपने घर पे खड़ी कर लेना या मेरे घर पे जाके खड़ी कर देना। ठीक है, ऐसा कुछ उससे कहता है, तो वह व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार उस व्यक्ति के जो कब्जाधारी है, मतलब जो कार का मालिक है, उसके आने का इंतजार करता है। अगर वो नहीं आता तो उस कार को सुविधा के अनुसार अपने घर पे या उसके घर पे जहाँ उसको सही लगता है वो ले आके खड़ी कर देता है, या अपने यूज़ में रख लेता है, उस कार को अपने पास रख लेता है। तो ये कहा जाएगा विवक्षित सहमति। पर यह भी चोरी नहीं है, क्योंकि इसकी सहमति कब्जाधारी यानी उस कार के मालिक ने ही उसको दी है, तो यह भी चोरी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, अगर इसमें कोई बेईमानीपूर्ण आशय निकलता है, जिससे वो कार को कहीं और ले जाके किसी और को दे देता है और उसका आशय बेईमानीपूर्ण है या वो उसको हानि पहुंचाना चाहता है, तब यहाँ पे चोरी की परिभाषा घटित हो सकती है। अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो अपनी जेब में किसी कुत्ते को या किसी जानवर को ललचाने के लिए कोई बिस्किट या कोई सामग्री रखे हुए हैं। ठीक है, और वह कुत्ता किसी की संपत्ति है या उस पर किसी और व्यक्ति का हक है। ठीक है, यानी किसी का वो पालतू कुत्ता है। अगर वह व्यक्ति उस कुत्ते को बिस्किट का लालच देके अपने साथ जाने के लिए उसको विवश करता है या ऐसा करता है कि वो उस लालच से उसके पीछे पीछे चल दे, तो जैसे ही वो कुत्ता उस व्यक्ति के पीछे चलना आरंभ करता है, चोरी की परिभाषा गठित हो जाती है, क्योंकि उसने किसी व्यक्ति की संपत्ति उससे बिना पूछे और बेईमानीपूर्ण आशय से उस जानवर को बिस्किट का लालच देके अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो ये भी चोरी की परिभाषा के अंतर्गत ही आएगा। अगर उसने उससे सहमति ले ली होती, भाई मैं आपको कुत्ता खिलाने के लिए या अपने घर लेके जा रहा हूँ, तब तो यहाँ चोरी नहीं होती है। लेकिन उससे बिना पूछे और उस कुत्ते, भाई देखिए कुत्ते को उठा के ले जाना भी चोरी है और कुत्ते को लालच दे के अपने पीछे पीछे लाना भी चोरी है। ये भी चोरी की परिभाषा के अंतर्गत ही आएगा। अब हम बात करते हैं चोरी के लिए दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत चोरी के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है, पढ़ते हैं। जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी,
या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। माना कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वह व्यक्ति 3 वर्ष तक के कारावास से, अब इसमें कारावास साधारण या कठोर दोनों हो सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। और इसमें एक बात और है कि ये चोरी गैर जमानती अपराध है। ठीक है। धारा 378 गैर जमानती अपराध में आती है और इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इन सब डेफिनेशन से, परिभाषाओं से और इसके आवश्यक तत्वों से आपको चोरी की परिभाषा और चोरी का दंड का जो प्रावधान है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।